हेलो दोस्तों, आज है 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। हर रोज की तरह आज का ये वीडियो भी बहुत ही काम का रहने वाला है। बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट खबरें जानेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि भारत में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। यानी आज का दिन हमारे गुरुजी को समर्पित है, गुरुओं को समर्पित है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी और जीवन में हमें मार्गदर्शन दिया। शिक्षकों के सम्मान में, गुरुजन के सम्मान में आज के दिन स्कूल और कॉलेजों में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होते ही हैं। आप सभी जानते ही हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हैप्पी टीचर्स डे। आपके पसंदीदा टीचर्स का क्या नाम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने प्यारे से फेवरेट गुरुजी के लिए एक लाइक का बटन भी आप जरूर दबाइए। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरुजी के कंधे पर देश के भविष्य का जिम्मा होता है और वे देश के नागरिक को एक सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। सही और गलत को परखने का तरीका बताते हैं। इंसान की पहली गुरु उसकी माँ होती है और शिक्षक उसे सांसारिक बोध कराने यानी जीवन में आगे बढ़ने का सही मार्गदर्शन करते हैं। टीचर्स डे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वैसे तो आपको बताएं, दुनिया भर में टीचर्स डे मनाने की अलग अलग तारीखें निर्धारित हैं, लेकिन यूनेस्को द्वारा शिक्षक दिवस मनाने के लिए 5 सितंबर की तारीख निर्धारित है और इसीलिए दुनिया भर के करीब 100 देशों में आज ही के दिन यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। चलिए अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए। 2 अलर्ट करने वाली खबरें जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक नई रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया है और ये कहा कि साल 2021 में दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मानसिक बीमारियों से जूझ रहा था। आंकड़ों के अनुसार दुनिया की 7 में से 1 आबादी यानी कि 1 अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से प्रभावित थे और इनमें से 2/3 मामले चिंता और अवसाद के थे। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि दुनिया में हर 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है। और तो और दोस्तों, मानसिक समस्याओं का युवाओं पर सबसे गंभीर असर पड़ा है। जान देने के जो मामले हैं वो युवाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। और तो और ये दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। हर सरकार की जिम्मेदारी है कि मानसिक स्वास्थ्य को विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक बुनियादी अधिकार माना जाए। विशेषज्ञों का भी कहना है कि यदि तुरंत ही निवेश, बेहतर सेवाएं और कानूनी सुधार नहीं किए गए तो मानसिक स्वास्थ्य संकट और भी गहरा सकता है और इस पर चिंता करने की जरूरत है। इसके अलावा एक चिंताजनक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि ग्रामीण भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2012 से 19 के बीच 7 लाख से ज्यादा नए मामलों के विश्लेषण में ये बड़ी बात सामने आई है कि प्रति 1 लाख ग्रामीणों में औसतन 93 पुरुष और 84 महिलाएं कैंसर से पीड़ित हैं। जामा नेटवर्क ओपन में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक कुल मामलों में 54% महिलाएं रही। रोगियों की औसत उम्र 56 साल की रही। यानी दोस्तों, कैंसर अब न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण भारत में भी तेजी से पैर पसार रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर भूकंप को लेकर आ रही है। अफगानिस्तान में भी हाल ही में भूकंप आया था। भारत ने भी सहायता राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन आपको बताएं अफगानिस्तान में एक बार फिर धरती में कंपन हुआ, भूकंप आया। और तो और हालत तो ये हो गई दोस्तों, जब एक ही दिन में 3 बार भूकंप के झटके लगे तो वास्तव में डरना तो लाजमी है ही। गुरुवार को दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया और इस हफ्ते की शुरुआत में भी अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों में एक के बाद एक कई भूकंप आए थे। 2200 से ज्यादा लोगों की भूकंप में जान चली गई, 3600 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो भूकंप आया पाकिस्तान में, भूकंप ने गांव को पूरा खाली कर दिया। हजारों लोग बेघर हो गए, बड़ी जनहानि और नुकसान हुआ है। एक ही दिन में 3 भूकंप के आने से लोग बाग दहशत में हैं और भूकंप के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं। यूएन ने तो चेतावनी दी है, भोजन और दवाइयों की भी भारी कमी हो रही है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, बैंक हॉलीडे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आज 5 सितंबर को बैंक से जुड़ा अगर कोई काम है तो जरूर अपडेट आपको ध्यान में होना चाहिए। कई स्थानों पर आज ईद ए मिलाद या मिलाद उन नबी और थिरुवोणम यानी ओणम के त्योहार की वजह से कई जगहों पर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक आज बंद मिल सकते हैं। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आज 5 सितंबर के दिन कई जगहों पर छुट्टियों की लिस्ट दी हुई है। वैसे बात करें अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इम्फाल, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रांची, श्रीनगर, विजयवाड़ा, इन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। त्योहारों की वजह से बैंकों में भी छुट्टियां रहती हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में भी एक बड़ी घोषणा आ रही है। शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों के लिए जानकारी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने यह बड़ी घोषणा की है कि सितंबर 2025 में 5 सितंबर यानी शुक्रवार और 8 सितंबर सोमवार को इक्विटी केस सेगमेंट में सेटलमेंट हॉलीडे रहेगा। यानी दोस्तों, ट्रेडिंग तो होगी लेकिन इन तारीखों पर शेयरों के सेटलमेंट यानी डिलीवरी प्रोसेस नहीं की जाएगी। NSE का आधिकारिक सर्कुलर भी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेती थी। लोगों के घर का बजट बिगड़ा था। दिवाली, छठ पूजा से पहले खुशियां डबल की गई हैं। पीएम मोदी ने टीचर्स डे से एक दिन पहले गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों से मुलाकात
मुलाकात की। पीएम मोदी ने करीब 35 मिनट तक संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने जीएसटी में सुधार, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कानून और आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हमने आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेती थी, लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ था। समय पर बदलाव के बिना हम अपने देश को आज के वैश्विक स्थिति में उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार करना बहुत जरूरी है और मैंने देशवासियों से ये वादा भी किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। देश में निरंतर रिफॉर्म होते रहने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पर दूसरों पर निर्भरता आगे नहीं बढ़ा सकती है। वैसे आपको मालूम है, कल वाले वीडियो में मैंने आपको जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी बता दिए थे। यानी अब हमारे देश में जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कारें वगैरह भी सस्ती हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। 3 सितंबर को सरकार के इन फैसलों की जानकारी अभी सामने आ गई। दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। लाइफ इंश्योरेंस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए जो दवाइयां वो भी टैक्स फ्री की जाएगी। लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मोटरसाइकिलें वगैरह पर भी तोहफा मिला है। 350 से कम सीसी वाली मोटरसाइकिलें सस्ती हो जाएगी और इससे ज्यादा वाली फिर महंगी पड़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा था कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। स्टेडियम में आईपीएल देखना महंगा हो जाएगा। सरकार ने लग्जरी मानकर 40% टैक्स लगाया है। बाकी मैच 18% की कैटेगरी में आएंगे। 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हो जाएगी। उद्योग जगत ने भी कहा है, व्यापारियों ने, अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों को फायदा मिलेगा। जीएसटी का बड़ा फायदा यह भी रहेगा कि 7,500 रुपए प्रतिदिन तक के किराए वाले होटल के कमरे भी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि अब उन पर 22 सितंबर से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के बिना 5% की कम जीएसटी दर लागू होगी और ऐसे में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नए जीएसटी सुधार से आम आदमी के हाथ में पैसा बचेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इंडस्ट्री बॉडी ने भी इस तरह के अपडेट्स दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल शुरू करने वाली है स्टारलिंक। ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि एलन मस्क की कंपनी को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मंजूरी मिल गई है। साथ ही खबर है कि दिल्ली के वकील 8 सितंबर से फिर हड़ताल करने वाले हैं। बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है, यानी दिल्ली में वकील 8 सितंबर से फिर हड़ताल पर जाएंगे। आंदोलन को तेज किया जाएगा। बार एसोसिएशन ने गुरुवार 4 सितंबर को इस तरह की जानकारियां दी। दिल्ली के जिला बार एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बुधवार 4 सितंबर को एक आपात बैठक भी बुलाई और ये फैसला लिया गया कि वकील 8 सितंबर से कोर्ट की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगे। इससे पहले आपको बताएं, दिल्ली के वकीलों ने 22 अगस्त से हड़ताल शुरू की थी और 28 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद खत्म करने का ऐलान हुआ था। ये वकीलों की हड़ताल के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल 13 अगस्त को दिल्ली के एलजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें पुलिस अधिकारियों को थाने से गवाही देने की छूट दी गई और इसके लिए कुछ स्थान भी तय किए गए। वकीलों का विरोध इसी आदेश के खिलाफ है। वकीलों की यह दलील है कि यह आदेश जन विरोधी है और आरोपी के बचाव के अधिकार को भी सीमित करती है। वकीलों का कहना है कि इस आदेश से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो फिलहाल अपडेट यही है, दिल्ली के वकील 8 सितंबर से फिर हड़ताल पर जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में एचएम का राष्ट्रीय अधिवेशन 10 प्रस्ताव पारित हुए हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम का राष्ट्रीय अधिवेशन गुरुवार को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में 10 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। अच्छा, इसके अलावा प्याज को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। प्याज के बढ़ते रेट को रोकने के लिए सरकार ने बिक्री शुरू की है। दिल्ली समेत इन शहरों में स्टॉल खोले गए हैं। सरकार का कहना है कि सब्सिडी वाले प्याज की कीमत 24 रुपए प्रति किलोग्राम रखी गई है ताकि खुदरा बाजार में बढ़ती कीमतों का उपभोक्ताओं पर असर न दिखे। इन प्याज की बिक्री सरकार मोबाइल वैन के जरिए करेगी। सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री शुक्रवार से ही चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता तक बढ़ा दी जाएगी। दिसंबर तक जारी रहेगी। फिलहाल दिल्ली समेत 3 शहरों में इसकी बिक्री शुरू हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में 24 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती यानी सब्सिडी दर पर प्याज की बिक्री शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने 5 सितंबर की छुट्टी रद्द की है। 5 सितंबर को घोषित की गई सार्वजनिक छुट्टी अब रद्द कर दी गई है और इसके बदले सरकार ने 8 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह आदेश सभी जिलों में लागू रहेगा। वहीं आप देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में यह साफ कर दिया कि पर्यावरण मित्र यानी इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाओं को भी प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे झीलों, तालाबों और नदियों में विसर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के अधिकार समाज और समुदाय के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते। दरअसल ये फैसला मुंबई के बांगगा तालाब समेत प्राकृतिक जल स्रोतों में प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर चल रहे विवाद पर आया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 6 फीट से छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम टैंकों में ही होगा, जबकि इससे ऊंची प्रतिमाओं का विसर्जन प्राकृतिक जल स्रोतों में किया जा सकता है। साथ ही आप देखिए, महाराष्ट्र में अब प्राइवेट सेक्टर में 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। कैबिनेट ने संशोधन पर मंजूरी दे दी है। ओवर टाइम में भी बदलाव हो गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कार्य करने की जो समय सीमा है, कार्य अवधि है, उसे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने का निर्णय लिया है। फैक्ट्री एक्ट और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी संशोधन
बढ़ाकर ओवर टाइम सीमा भी 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में इस तरह के नियम लागू होंगे। महाराष्ट्र से जुड़ी एक और खबर देखिए, ओबीसी के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कल्याण के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित की गई है। फडणवीस सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर टकराव की स्थितियां अभी भी चल रही हैं। ओबीसी कुणबी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ हैं। नेताओं ने सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां तक फाड़ी, यानी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर अब ये नया टकराव सामने आ रहा है। बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पीएम लॉरेंस वोंग। महामहिम ने सिंगापुर को बताया महत्वपूर्ण साझेदार। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग का स्वागत करते हुए मुर्मू ने कहा कि सिंगापुर में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विजन में सिंगापुर एक महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि सिंगापुर भारत में निवेश का एक बड़ा स्रोत है और यहाँ सिंगापुर का निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने गुरुवार को कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच साझेदारी साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और गहरे विश्वास पर आधारित है। अनिश्चितता और उथल पुथल से भरी दुनिया में दोनों देशों के बीच साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद लॉरेंस वोंग ने संयुक्त प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, 8 बैंकों के साथ 637 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। फर्जी कंपनियों और डम्मी निदेशकों और दलालों की मिलीभगत से घोटाला किया गया। 2 दिन तक चले सर्च अभियान में चेन्नई, कांचीपुरम, गोवा, कोलकाता और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारियां की गई। बैंकों से ज्यादा लोन के लिए फर्जी कंपनियां तक बनाई गई और उनके डम्मी निदेशक भी नियुक्त किए गए। ये सब काम दलालों ने किया। इधर बड़ी खबर आ रही है, मौसम और मानसून को लेकर भी अलर्ट करने वाली खबरें हैं। देश भर में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को उत्तरी राज्यों में लगातार मूसलाधार बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। उधर यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण दिल्ली भी अब प्रभावित देखी जा रही है। कुल मिलाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का अधिकांश हिस्सा भी बाढ़ और बारिश की चपेट में है। दिल्ली में यमुना का पानी सड़कों पर आ गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंदिर डूबा। राजस्थान में दौसा के बाजार में पानी भर आया तो पंजाब में गुरुद्वारे की दीवार तक ढह गई। दिल्ली में यमुना का पानी शहर के अंदर घुस गया। गुरुवार को शहर के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। मयूर विहार फेज 1 में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने राहत शिविरों में भी यमुना का पानी भर गया। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा का जलस्तर बढ़ने से घाट के किनारे के मंदिर डूब गए। उनके गुंबद तक पानी आ गया। राजस्थान में भी दौसा जिले के कई इलाकों में गुरुवार को बरसात हुई। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई गाँव में और शहरों में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। हजारों यात्री परेशान हुए। यमुना पुल बंद हो गया। 100 से अधिक ट्रेनें तक प्रभावित हुई। 50 गाड़ियों को रद्द भी करना पड़ा। 40 को डाइवर्ट किया गया। तो आप बरसात के हालात देख सकते हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भरमौर से 450 मणिमहेश यात्रियों को भी रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में एक और लैंडस्लाइड की घटना हुई। कुल्लू में 4 मंजिला बिल्डिंग खतरे में आ गई। 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के गांधीनगर में गुरुवार शाम को एक 4 मंजिला मकान के आगे का डंगा ढह गया। बिल्डिंग को खतरा पैदा हो गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ में बहकर आई लकड़ियों पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया और 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। बाढ़ और बारिश से किस तरह से तबाही मच रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देश के लगभग आधे हिस्से में मानसून की बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से हालात खराब चल रहे हैं। गंगा, यमुना समेत कई छोटी बड़ी नदियां भी उफान पर हैं। हरियाणा में भी आफत बनकर मानसून बरस रहा है। 11 जिलों के 1932 गाँव में पानी भर गया। 70 घर ढह गए। 5.25 लाख एकड़ फसल डूब चुकी है। इधर हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज के गेट 4 दिन से खुले हुए हैं। मारकंडा और टांगरी ओवरफ्लो हो गया है। हरियाणा में भी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। एक तरफ नदियों के ओवरफ्लो होने से लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से हो रहे जल भराव ने भी मुश्किलें पैदा की हैं। पंजाब में सतलुज पर बांध दरिया के बीच की मिट्टी खिसक गई। नेशनल हाईवे में दरारें आ गई। वहीं पंजाब में बाढ़ का जायजा लेने अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में बहुत बड़ा कहर आया है। उन्होंने कहा कि पंजाबी निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चारों तरफ बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है। कई पूरे के पूरे गाँव बह गए हैं। कहते हैं कि 1988 में यानी 37 साल पहले ऐसी बाढ़ आई थी और इसके बाद अब आई है। वहीं पंजाब में बाढ़ संकट के बीच सीएम भगवंत मान ने भी बड़ा कदम उठाया है। हर प्रभावित गांव के लिए एक राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की गई है। वहीं आपको बताएं, बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गुरुवार को पंजाब पहुंचे। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अजनाला पहुंचे। यहाँ किसानों ने उन्हें खराब हुई फसलों के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री जी ने बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों से बात की। उत्तराखंड में आप देखिए, दामी सरकार ने भारी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 5,702 करोड़ रुपए से ज्यादा की विशेष सहायता की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बारिश से पहाड़ों पर तबाही का कारण इंसान बन रहा है। प्रकृति अवैध पेड़ कटाई का बदला ले रही है। केंद्र हिमाचल
हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब को नोटिस जारी किए गए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश से हो रही तबाही पर चिंता जताई है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। कोर्ट ने कहा कि पहाड़ों पर अवैध पेड़ कटाई ने प्रकृति को क्रोधित कर दिया है और अब वह बदला ले रही है। साथ ही राहुल गांधी ने भी बड़ी अपील की है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान करे सरकार। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को अपने परिवारों को बचाने के लिए संघर्ष करते देखना दुखद है। उन्होंने सरकार से सुरक्षा के लिए तुरंत एक विशेष राहत पैकेज तैयार करने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने भी आज 5 सितंबर के लिए कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। इसके अलावा अंडमान निकोबार, तटीय कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में भी हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिलेगी। कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। इधर पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, केरल, विदर्भ, उत्तरी तेलंगाना और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की दिशा में ऐतिहासिक पहल। उत्तराखंड में देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की स्थापना की गई है। ये रोपवे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनेगा जिससे तीर्थ यात्रा सुगम होगी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगभग 7,000 करोड़ का समझौता हुआ है। चलिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। भाजपा चीफ व्हिप को मार्शलों ने घसीटकर निकाला। बेहोश हो गए 5 विधायक सस्पेंड किए गए। इधर बड़ी खबर, पीएम मोदी 13 सितंबर को मणिपुर जा सकते हैं। मिजोरम में रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान संभव हो सकता है। बिहार में दीपावली, छठ के बाद वोटिंग हो सकती है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। ऐसी खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में कर सकता है। अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2 या 3 चरणों में बिहार की वोटिंग हो सकती है। नवंबर महीने में बिहार में मतदान हो सकता है। वहीं बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। 60 दिन में 1 करोड़ लोगों ने निवास सर्टिफिकेट बनवाए हैं। वोटर लिस्ट में नाम कटने का डर सता रहा है। बिहार से एक और बड़ी खबर, शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। पुराने आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फिर से आवेदन करना पड़ेगा। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर ये बड़ा फैसला लिया। अब शिक्षकों को नए सिरे से ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। आधार ऑथेंटिकेशन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अगस्त महीने में 221 करोड़ से अधिक का लेन देन दर्ज किया गया। फेस ऑथेंटिकेशन में भी तेजी आई है। एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। मलेशिया को सुपर 4 मुकाबले में हराया गया। वैसे आपको बताएं, भारतीय हॉकी टीम 3 बार एशिया कप खिताब जीत चुकी है। अब उसकी निगाहें चौथी बार ट्रॉफी उठाने पर है। भारतीय हॉकी टीम यदि एशिया कप 2025 जीत जाती है तो उसे अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। इधर एसएससी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। नोटिस जारी किया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार बोल्टन पर गुप्त दस्तावेज रखने के आरोप लगे हैं। अमेरिका में एफबीआई जांच की जा रही है। राजस्थान में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि क्या प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। झालावाड़ स्कूल हादसे के विरोध में धरना दिया था। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा उन्हें रिसीव करने पहुंचे और इस दौरान पेपर लीक के सवाल पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इनके जो कर्म थे वो आप सभी को दिख रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 15 दिसंबर को हमने शपथ ली, 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर पेपर लीक माफियाओं को बख्शने वाले नहीं है। हमारी जांच जारी रहेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में कैब और बाइक पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ और अन्य घटनाओं को लेकर जयपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में चलने वाली कैब में डैश कैम यानी छोटा कैमरा और बाइक पर एक पैनिक बटन लगाने का काम किया जा रहा है और इस पैनिक बटन को राजकॉप ऐप से जोड़ा जाएगा। ओला और उबर जैसी अन्य कंपनियों की चलने वाली सभी गाड़ियों में भी पैनिक बटन लगाया जाना शुरू किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश में भी भारी बारिश से हुए फसल खराबे का जायजा लेने के लिए मंत्री और विधायक अब फील्ड में उतरेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को 2 दिन तक क्षेत्रों का दौरा करके आम जन को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने विधायकों को भी 5 से 7 सितंबर तक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों के साथ हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स फ्री में करवाने के लिए यानी कोचिंग फ्री में करवाने के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 14 सितंबर 2025 है। राजस्थान बोर्ड का सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित हो गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दीपावली की छुट्टियों की तारीख में बदलाव किया गया है। दीपावली पर होने वाली ये छुट्टियां पहले 16 से 27 अक्टूबर तक थी, जिसे बदलकर अब 13 से 24 अक्टूबर तक कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बुधवार शाम को इसके आदेश जारी
की है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, 16 साल से नहीं बढ़ा कर्मचारियों का फेस्टिवल एडवांस। छत्तीसगढ़ में 10,000 रुपए मिल रहा है, एमपी में 4,000 रुपए दे रही सरकार। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही प्रदेश के कर्मचारियों ने मोहन यादव सरकार से फेस्टिवल एडवांस के रूप में दी जाने वाली राशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं आता है, क्योंकि फेस्टिवल एडवांस लेने वाले कर्मचारी ब्याज के साथ एडवांस में ली जाने वाली राशि लौटाते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों को हर साल 10,000 रुपए फेस्टिवल एडवांस देती है। वहीं बड़ी खबर देखिए मध्य प्रदेश से, नए ऑनलाइन गेमिंग कानून पर हाई कोर्ट का केंद्र को नोटिस। याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कौशल आधारित बताया, वैध भी माना है। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लग गए थे। ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। याचिका दायर करते हुए यह कहा गया कि नया कानून फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे कौशल आधारित खेलों को भी जुए की श्रेणी में डालकर पूरे उद्योग को अवैध बना रहा, जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को केंद्र सरकार ने जो नया ऑनलाइन गेमिंग कानून बनाया वह सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11 जैसे गेम को पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कौशल आधारित खेल मानकर वैध घोषित किया था। कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। 28 अक्टूबर को अब मामले की सुनवाई होगी। इधर आप देखिए इंदौर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट वर्क, पार्किंग व्यवस्था में बदलाव, प्लेटफॉर्म 1 के सामने अब 1,000 वाहन खड़े किए जा सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में जीएसटी, एमपी और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की संयुक्त कार्यवाही में मध्य प्रदेश की 15 फर्मों में 10 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया, 25 कर्मचारी बर्खास्त किए गए। 18 दिन से जारी हड़ताल। छत्तीसगढ़ के 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, हालांकि अभी इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग पर लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला। ऐसे छात्रों को अन्य कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। 1 हफ्ते में सरकार को शपथ पत्र देना होगा। लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नई काउंसलिंग के आदेश पर रोक लगा दी है। ये कॉलेज अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में स्थित है। न्यायालय ने निर्देश दिए कि एससी वर्ग के छात्र जिन्हें पहले से निर्धारित आरक्षण सीमा से अधिक प्रवेश दिया गया था, उन्हें अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 82 रिक्त सीटों पर समायोजित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% आरक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में छूटे हुए छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार 300 करोड़ रुपए देगी। फिर से पोर्टल खोला जाएगा। साथ ही पीईटी परीक्षा देने वाले उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सरकार ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। 11,000 बसें चलेगी, स्पेशल ट्रेन और रिजर्व रेक भी तैयार किए गए। इसके अलावा लखनऊ में अब पैतृक संपत्ति का विभाजन कराना और भी आसान हो गया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने विभाजन शुल्क को घटाकर मात्र 10,000 रुपए कर दिया है। ये छूट कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर ही मिलेगी। पारिवारिक वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य है। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार का आज भूमि पूजन भी होगा। गुरुग्राम में लंबे समय के इंतजार के बाद अब पुराने शहर को मेट्रो से जोड़ने का काम शुरू होने जा रहा है। 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सिंह सैनी मेट्रो विस्तार के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद विधिवत रूप से मेट्रो निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 42 लाख रुपए के पुलिस नौकरी घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इंकार कर दिया है। पुलिस भर्ती घोटाला में अब भ्रष्टाचार की धाराएं लगेंगी। चंडीगढ़ में अब सभी पावर एडमिनिस्ट्रेटर के पास पंजाब हरियाणा की भूमिका होगी कमजोर। यूटी ने सर्विस रूल बदले। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नया सर्विस रूल लागू कर दिया है और इसके तहत अब ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों की भर्ती, सेवा नियमों में बदलाव और अधिकारियों की डिपुटेशन पर नियुक्ति जैसे सभी फैसले केवल एडमिनिस्ट्रेटर की मंजूरी से ही होंगे। चंडीगढ़ पीजीआई से जुड़ा अपडेट देखिए, फेलोशिप में दाखिले का तरीका बदला। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों से मेरिट बनेगी। 50% नंबर लाना अनिवार्य है। पीजीआई चंडीगढ़ 8वीं बार नंबर 2 पर। एनआईआरएफ 2025 में फिर देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान बना है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उड़ीसा सरकार 50,000 अंत्योदय घरों के कार्यादेश जारी करेगी। वहीं निप्पॉन इंडिया के सीईओ संदीप सिक्का बने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के चेयरमैन। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में अब आपको बताएं, सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़कर 80,718 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 19 अंकों की तेजी रही और ये 24,734 के स्तर पर बंद हुआ है। और आइए अब जानते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। सोना 76 रुपए गिरकर 1,05,945 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 13 रुपए गिरकर 1,23,207 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल, आखिर सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 5 सितंबर शुक्रवार को वृष राशि के लोगों को बिजनेस में मनचाहा और बहुत अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों की पुरानी समस्याएं सुलझ सकती हैं। मेष राशि वालों ने किसी को उधार पैसा दिया हुआ था तो आज वापस मिलने की संभावनाएं बनेगी। कन्या राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में अच्छी डील हो सकती है। तुला राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है।
बिजनेस में अचानक नए ऑर्डर मिल सकते हैं। धनु राशि वालों को मौजूदा काम पर ध्यान देना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए निवेश फायदेमंद रहने वाला है। कुंभ राशि के लोग बिजनेस में रिस्क लेने से बचें और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। आपसे एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी बहुत ज्यादा मेहनत होती है तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जब वीडियो लाइक और शेयर होता है। आप किस स्टेट में निवास करते हैं अपने स्टेट का नाम भी जरूर बताइए ताकि आपके राज्य से जुड़ी या फिर आप किसी डिपार्टमेंट से संबंधित है तो उस डिपार्टमेंट का नाम भी बता सकते हैं ताकि उस डिपार्टमेंट से जुड़े अपडेट भी हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में आपको कौन सी खबर अच्छी लगी ये भी जरूर आप कमेंट कीजिएगा और लाइक और शेयर आपको जरूर करना ही है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।